हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपको चैप्टर वाइज जो है डाटा देने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना चैप्टर में। मैं जो आज जिस चैप्टर के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो चैप्टर है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्लांट फिजियो की, तो प्लांट फिजियो में टोटल 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर मैं पर चैप्टर की बात करूं तो पर चैप्टर में 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है। 12 से 16 मार्क्स आपके फिक्स हैं कि एक चैप्टर अगर आप प्लांट फिजियो का पढ़ते हो तो 12 से 16 मार्क्स आपके नीट में फिक्स हो जाएंगे। अच्छा, आप जब ये वीडियो देखोगे तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि आप एनसीईआरटी लेके बैठना, सो दैट आपको मैं कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी बता सकूं कि किस पे ध्यान देना है और क्या नहीं देना है। जो भी आपके जो दिक्कतें आएंगी चैप्टर में वो सब मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम क्या क्या है क्या नहीं पढ़ना, किस पे ध्यान देना है क्या नहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो पहला पेज आप बिल्कुल मत पढ़ना। पहला पेज में इंट्रो दिया हुआ है, कोई काम का नहीं है, उस पर आप पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना। सेकंड पेज पे अगर आप आते हो, पेज नंबर 154 जो है हमारा, अगर उस पर आते हो तो वहां पे कुछ बोल्ड वर्ड्स लिखे हैं ना, जो रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट, ठीक है, सबस्ट्रेट जो लिखा है वो बस थोड़ा सा आप पढ़ के चले जाना, एक वन टाइम रीड कर लेना आप बस। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डू प्लांट ब्रीथ, इस को बिल्कुल नहीं पढ़ना। इसमें कुछ खास बातें नहीं करी गई हैं, कुछ लेकिन स्पेसिफिक फिर भी पॉइंट्स हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो वहां पे लेंटी सेल्स को एक्सप्लेन किया गया है कि लेंटी सेल से जो है प्लांट रेस्पायर करता है। तो ये चीज आप ध्यान देना, वन टाइम रीड करना है लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो ध्यान रखने हैं। दूसरी बात मैं बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो ग्लाइकोलाइसिस का आपका टॉपिक है। और ग्लाइकोलाइसिस में आप देख सकते हो इसका दूसरा नाम भी दिया हुआ है ना, ईएमपी पाथवे। इनको भी आपको ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है आपको इसको, एक एक लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट है। और मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक पढ़ रहे हो तो लाइन बाय लाइन रीड करना, एंजाइम याद करना है, यहां पर एटीपी किस स्टेप में यूज हो रहा है किस स्टेप में नहीं। अच्छा, हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है ग्लाइकोलाइसिस याद करने में ना, तो आप ग्लाइकोलाइसिस का एक छोटा सा चार्ट बना सकते हो, अपने स्टडी एरिया में कहीं पे भी रख सकते हो। डेली जब तक अभी एग्जाम का लास्ट डेट नहीं आता, डेली आपको उसको एक एक बार देखना है डेली, तो आपको सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो याद हो जाएंगे। अब मैं बात करूं तो अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, ग्लाइकोलाइसिस जब आप पढ़ोगे तो ग्लाइकोलाइसिस में कहां पर एटीपी यूज हो रही है ना, ये जरूर ध्यान देना, क्योंकि एटीपी हम भूल जाते हैं कि कौन से स्टेप में एटीपी यूज होती है और वही वो कंफ्यूज करता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूं क्रैब साइकिल की, या फिर क्रैब साइकिल तो अभी आगे आएगा, मैं फर्मेंटेशन की बात करता हूं। तो फर्मेंटेशन में देखो वहां पर कुछ एंजाइम के नाम दिए कि लैक्टिक एसिड बन रहा है तो कौन सा एंजाइम यूज होगा। और जो फिगर दिया हुआ है ना यहां पर 12.2 जो फिगर दिया हुआ है वो आपका पाथवे है ना, कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो कैसा है। और यहां पर डिस्कस जो किया है एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 केस हैं, तो वो दोनों केसेस को उन्होंने एक्सप्लेन किया। अच्छा, उन दोनों केसेस में जो भी एंजाइम यूज हो रहे हैं वो आपको ध्यान देने हैं, वो याद रखना है आपको एंजाइम, और साथ में एटीपी एनएडीपीएच और उनके जो लास्ट आपके जो एंड प्रोडक्ट है उन पे आपको फोकस करना है। दूसरी बात अगर मैं आऊं, अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की लोकेशन कहां होती है ये चीज ध्यान देना, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन का तो हमने पढ़ लिया, वहां तक खत्म हो गया। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन की लोकेशन, जैसे लोकेशन के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया यूज करते हैं, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन सब में हो सकता है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह में भी हो सकता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो यूकैरियोट्स में होगा। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद एक चीज जो गलती करते हैं स्टूडेंट वो क्या है कि अगर मैं देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो यहां पर एक रिएक्शन दी हुई है और रिएक्शन में पायरुविक एसिड को यूज किया है, लेकिन ध्यान देना वो एक पायरुविक एसिड को एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक्चुअली में ग्लाइकोलाइसिस के बाद बनते हैं 2 पायरुविक एसिड। तो यहां पे हर चीज ना डबल हो जाएगी। ये गलती बिल्कुल मत करना, ये सिली मिस्टेक है, ये आपको मार्क्स में नेगेटिव मार्क्स करवाएगा। और इसलिए ये चीज बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना। आप एनसीईआरटी पे 2 लिख लेना कि 2 पायरुविक एसिड का है वो, हर चीज वहां पर एटीपी भी 2 हो जाएगी, एनएडीपीएच भी 2 हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना। ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम है जो उनका लास्ट प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, वो भी 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं दोबारा आता हूं तो दोबारा जो मेरा सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल में भी आप ध्यान देना कि सिट्रिक एसिड साइकिल जो मेरे पास है उसमें पायरुवेट यूज किया है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल यूज किया है। यहां पर फिर से वही गलती करी उन्होंने कि एक मॉलिक्यूल को भेजा है, लेकिन आपको पता है पायरुविक एसिड 2 बनते हैं, तो ये चीज ध्यान देना। ठीक है। ईटीएस की बात करूं तो ईटीएस आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईटीएस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार हम 4 कॉम्प्लेक्स 5 कॉम्प्लेक्स याद कैसे करें, अच्छा इलेक्ट्रॉन का पाथवे कैसे याद करें। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पाथवे से ही तो वो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आप ये याद नहीं कर पाओगे। तो ये वाला जो पेज है, पेज नंबर 160, मैं कहूंगा ये पूरा पूरा पेज रट लेना, और इसमें कुछ कुछ जो आपके पास जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर हैं और साथ में जो कॉम्प्लेक्स है उनको जरूर याद करके जाना। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है आपके पास
वो है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में कुछ आपको पता है कि उन्होंने कुछ कैलकुलेशन जो अजम्पशन के साथ रखी है, विदाउट अजम्पशन वो कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो अजम्पशन से एक बार आप देखोगे। अच्छा, उसके बाद देखना है कि फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और लास्ट जो है एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे उतना खास नहीं है, लेकिन हाँ ये कहने का मतलब वो बता रहा है कि कोई भी चीज जो किसी का प्रोडक्ट है वो किसी का सबस्ट्रेट बन सकती है, तो ये ध्यान देना है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में वो बस हमें ये बता रहा है कि रेस्पिरेशन अगर हम करते हैं किसी चीज का, तो रेस्पिरेशन से किससे कितनी एनर्जी निकलेगी, कितनी नहीं, ठीक है। समरी बिल्कुल नहीं भूलनी है आपको, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप ये पढ़ते हो तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे और आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा।